तो जितने भी आप सभी मेरे बिहार से कर रही हो सबको स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो, चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये टेस्ट जो है आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है हो रहा है। जो लोग सीरियस हैं, डेली आ रहे हैं, देख रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी ठीक है। अगर 20 से कम आप जवाब दे रहे हैं मतलब आपको जो है तो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत है, आप अच्छे से नहीं आप प्रिपेयर हो। ओके, चलिए आज की इस नेक्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने में है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट लियोपोल्ड ग्रीफ को निम्न नाम द्वारा जाना जाता है। फर्स्ट लियोपोल्ड जो ग्रीफ होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? फंडल ग्रीफ, अम्बिलिकल ग्रीफ, ठीक है, फर्स्ट पेल्विक ग्रीफ, सेकेंड पेल्विक ग्रीफ। राइट आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट लियोपोल्ड जो ग्रीफ होता है इसको किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए फंडल ग्रीफ, ठीक है, ऑप्शन ए फंडल ग्रीफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के बाद डैश में भ्रूण का गर्भाशय इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। कितने दिन में, दिन पूछ रहा है कि कितने दिन में भ्रूण का जो है गर्भाशय में इम्प्लांट होता है, कितने दिन बाद, ठीक है। 1 से 2 दिन, 4 से 5 दिन, 6 से 8 दिन, 15 से 20 दिन, कितने दिन बाद होता है? तो माय डियर राइट आंसर जो है आपका 6 से 8 दिन में इम्प्लांट जो है होता है निषेचन के बाद गर्भाशय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित की गई? एमटीपी कहा जाए तो मल्टीपल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ये एमटीपी एक्ट है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। यह कब शुरू की गई? 1971, 1970, 1976, 1974। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है अपना बी होगा। ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है। सिजेरियन सेक्शन, जिसे सी सेक्शन भी हम लोग कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन के दौरान प्रमुखतः प्रयोग किया जाने वाला एनेस्थेसिया कौन है? जब सिजेरियन सेक्शन, बच्चे को जन्म देने के लिए सिजेरियन सेक्शन किया जाता है तो उसमें प्रमुख रूप से कौन सा एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया जाता है? सब लोग जानते हैं एनेस्थेसिया सुनपन लाता है और कोई भी सर्जिकल प्रोसेस से पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो इसमें एनेस्थेसिया में किसका प्रयोग जो है किया जाता है? सी सेक्शन में, ठीक है। क्या होगा? स्पाइनल एनेस्थेसिया जो है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया और यहाँ पे आपका कार्डियल एनेस्थेसिया, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे कि किस एनेस्थेसिया का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। पांचवा क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड के रंग का सैफरॉन यानी केसरिया होना निम्न असमानताओं का सूचक है। मीन्स कहने का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका रंग अगर सैफरॉन है, केसरिया है, तो यह किस जो है समस्याओं का सूचक होता है? मीन्स असमानताओं का सूचक है। पोस्ट मैच्योरिटी, आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डेथ, आरएच इनकम्पेबिलिटी एंड हेमोरेज। तो किसका होता है? तो माय डियर राइट आंसर जो होता है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड, अगर मैं बता दूं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड केसरिया कलर का है तो इसका जो असमानता होता है कि पोस्ट मैच्योरिटी है। और पोस्ट मैच्योरिटी क्या होता है सब लोग जानते होंगे जो अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। इंट्रायूटेरिन डेथ का मतलब होता है कि गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है उसका मृत्यु हो जाना, ठीक है। आरएच इनकम्पेबिलिटी का मतलब होता है कि आरएच में असंगतता, ठीक है ना, आरएच में असंगत होना। हेमरेज मतलब होता है रक्तस्राव। ओके, छठा क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से गर्भ अवस्था का ऑब्जेक्टिव साइन कौन सा है? ऑब्जेक्टिव साइन, ठीक है, निम्न में से प्रेगनेंसी का ऑब्जेक्टिव लक्षण पूछ रहा है, ठीक है। लक्षण एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट चेंजेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन। तो माय डियर आपको पता होगा हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्न में से गर्भ प्रेगनेंसी का ऑब्जेक्टिव साइन पूछ रहा है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव साइन होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, लक्षण के बारे में। तो देखिए
गर्भावस्था में तो मॉर्निंग सिकनेस भी होता है, बात सही है, ठीक है ना। एमनोरिया भी होता है। एमनोरिया मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, मासिक धर्म का रुक जाना, न होना, तो ये भी होता है। लेकिन एमनोरिया आपका ऐसा नहीं है, बीमारी से भी जो है दूसरे बीमारी के कारण भी रुक सकता है माहवारी, तो ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस आपको अन्य समस्याओं में भी हो सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क ड्यूरेशन, यह भी जो है यानी बार बार मूत्र होना, जल्दी जल्दी होना, ये भी अन्य रोग में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रेस्ट चेंज जो होता है ये गर्भ अवस्था का एक महत्वपूर्ण साइन है कि जैसे जैसे गर्भ अवस्था बढ़ते जाता है ब्रेस्ट में चेंजेज आते जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एक महत्वपूर्ण जो है गर्भ अवस्था का साइन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में यूटेराइन हाइट कहाँ पे होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि जो गर्भाशय होता है छोटा सा रहता है, लेकिन जैसे वह प्रेगनेंसी पीरियड में जाने लगता है यूट्रस, तो वह यूट्रस धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होते जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हाइट भी अपना बढ़ते जाता है इसका। तो वही कह रहा है कि प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह में जो गर्भाशय है उसका ऊंचाई कहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ तक। एबोव सिम्फेसिस प्यूबिस, बिटवीन सिम्फेसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकल्स, एट लेवल ऑफ अम्बिलिकल्स, एट लेवल ऑफ एस्टर्नम। एस्टर्नम में तो कभी होगा नहीं, एस्टर्नम छाती तक होगा, कभी भी यूट्रस नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे सिम्फेसिस प्यूबिस होगा, या सिम्फेसिस या अम्बिलिकल्स के बीच में होगा, या फिर अम्बिलिकल्स के स्तर तक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह में यूटेराइन हाइट जो होता है वह अम्बिलिकल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़े, 8 नंबर क्वेश्चन है, फीटल स्कॉल को ऑसिपिटल तथा, देख लीजिए यहाँ पे कि फीटल स्कल यानी जो भ्रूण का खोपड़ी है उसमें ऑसिपिट और पेराइटल अस्थियों के मध्य जो सूचर्स होता है उसको क्या कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, फिर से आ गया, तो आप इसका जवाब दीजिए कि ऑसिपिट और पेराइटल के बीच कौन सा जो है सूचर्स पाया जाता है। सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, या फ्रंटल सूचर, या लंबोइड सूचर, कौन सा होता है। तो आपको पता है माय डियर कि ऑक्सीपिटल और पेराइटल के बीच में लंबोइड सूचर होता है, ठीक है, ये आपको पता है, हम ये सब बता चुके हैं पहले। 9 क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस में सहायक है। कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस निदान में सहायक है। FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूजिनाइटिंग हार्मोन, HGG, या प्रोस्टाग्लैंडिन, कौन सा है जो प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस में सहायक है। तो अपन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी HGG जो है प्रेगनेंसी के समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे और HCG का आप लोग फुल फॉर्म बता सकते हैं, ठीक है ना। एक मरीज का घर पर उपचार चल रहा है, ठीक है, IMNCI कोडिंग के अंतर्गत उसका कौन सा कलर कोड होगा। कहने का मतलब है जो लोग चाइल्ड हेल्थ में IMNCI पढ़े होंगे उनको पता है कि क्या होता है, इसका कलर कोड क्या होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, गुलाबी होगा, या लाल होगा, या हरा होगा, या पीला होगा। तो एक मरीज का घर पर उपचार चल रहा है, उसमें IMNCI के कोडिंग के अंतर्गत उसका कलर कोड जो होगा वह क्या होगा, वह ऑप्शन नंबर जो है अपन सी होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 11 है, RCH फेज 2 किसको सम्मिलित नहीं है। RCH 2 फेज में RCH का जो दूसरा फेज है उसमें क्या शामिल नहीं है। गर्भवती स्त्री को टीकाकरण, STD RTI का उपचार, ठीक है, कुपोषित बच्चे को खिलाना, 12 से 16 सप्ताह तक गर्भ अवस्था का जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना, इसमें क्या शामिल नहीं है, ठीक है ना, हमसे ये पूछ रहा है। तो माय डियर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूँ कि राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। कुपोषित बच्चों को खिलाना, कुपोषित बच्चों को खिलाना कोई मतलब नहीं है, समझ गए। RCH 2 के अंदर जो है आपको मैं बता दूं कि कुपोषित बच्चों को खिलाना, फीड टू माल नॉरिश्ड चिल्ड्रेन, ऐसी कोई बात इसमें नहीं कही है, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, IMNCI लक्ष्य समूह टारगेट ग्रुप है। IMNCI जो है यह किसको टारगेट करता है, कितने ग्रुप के बच्चे को, 5 वर्ष तक के, 10 वर्ष तक के, 15 वर्ष तक के, 20 साल तक के। तो माय डियर राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए, 5 वर्ष तक के बच्चों को IMNCI टारगेट करता है, ओके।
आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अवस्था में सभी में IMNCI का प्रबंध निम्नलिखित है सिवाय एक को छोड़कर। मतलब इनमें से सब में IMNCI का प्रबंध सम्मिलित है, लेकिन एक में IMNCI का प्रबंध नहीं होता है। किसमें नहीं होता है तो देख लीजिए, दस्त में, मिजल्स में, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में, या फिर विटामिन A डिफिशियंसी में। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बताना है, समझ गए। तो देखिए, तो यहाँ पे ये होगा विटामिन ए, ध्यान दीजिएगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के जो है कमी में। अगर कोई बच्चा जो है विटामिन ए की कमी से अगर जूझ रहा है तो उसको IMNCI में जो है उसको प्रबंध इसका शामिल नहीं है, बाकी ये सब आपका राइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किट बी दवा पर दी जाती है। किट बी जो होता है, दवाई का जो किट बी होता है, कहाँ पे दिए जाता है ये किट? PHC, सब सेंटर, CHC, FRU स्तर। ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, समझ गए। तो राइट आंसर अपन क्या होगा माय डियर, सब सेंटर पर जो है ड्रग बी का किट जो है दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना में, ठीक है, पोषण स्तर स्वरूप को डिजाइन किया गया। यानी कह रहा है किशोरी शक्ति योजना में पोषण स्तर स्वरूप को डिजाइन किया गया। वयस्क पुरुष के लिए, जवान लड़कियां के लिए, 5 साल तक के बच्चे के लिए, सीनियर नागरिक के लिए। तो नाम से ही स्पष्ट है माय डियर, राइट आंसर क्या होगा? एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। नाम से ही है, किशोरी शक्ति योजना, किशोरी लड़की के लिए है, और पोषण स्तर स्वरूप डिजाइन किया गया जवान लड़की, एडोलेसेंट लड़की के लिए। ठीक है, किशोरी लड़कियां के लिए। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, IMNCI के अनुसार 5 साल के बच्चे में तेज सांस का चलना परिभाषित है। कह रहा है कि IMNCI के अनुसार 5 साल का बच्चा है, उसमें तेज सांस अगर चल रहा है तो उसे कैसे परिभाषित किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, देख लीजिए, 30 प्रति मिनट से अधिक, 40 पर मिनट से कम, 50 पर मिनट से कम, एंड 60 पर मिनट से कम। तो IMNCI के द्वारा जो परिभाषित किया गया है कि एक 5 साल के बच्चे में तेज सांस का चलना मतलब 50 पर मिनट से ज़्यादा जो है सांस चलना, यह परिभाषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीन्स अगर बच्चा में तेज सांस अगर 50 से ऊपर चल रहा है तब जाके जो है IMNCI मानता है कि भाई यह एक तेज सांस की समस्या है। आगे है 17 नंबर, देख सकते हैं, टर्म के समय में ब्लीडिंग का कारण बनता है। यानी टर्म के समय में ब्लीडिंग का कारण कौन बनता है? मतलब अगर मान गए बच्चा समय पूर्ण चुका है और उस समय अगर ब्लीडिंग होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। अवर पीटो प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया, PPH, एटोनिक गर्भाशय। माय डियर, टर्म के समय अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका एक ही ज़बरदस्त कारण हो सकता है, और वो है अवर पीटो प्लेसेंटा, यानी अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का पृथक्करण। प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो गया रहता है तो उसमें ब्लीडिंग का काफ़ी ज़्यादा संभावना होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी ये सब PPH तो ये प्रसव के बाद ही होता है। एटोनिक यूट्रस, ठीक है, इसमें भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है, सर्विक्स का इम्फेसमेंट का संकेत है। जो ग्रीवा होता है उसका इम्फेसमेंट का संकेत क्या होता है? ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, इम्फेसमेंट पूछ रहा है सर्विक्स का। तो सर्विक्स का जो इम्फेसमेंट का जो संकेत होता है उसका कहने का मतलब है सर्विक्स का सख्त होना, सर्विक्स का पतला होना, सर्विक्स का विस्तारण, सर्विक्स का नरम होना। तो सर्विक्स का इन्फेसमेंट का संकेत है कि सर्विक्स जो है वह पतला हो चुका है, थीन हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है, एक प्राइमरी मदर यानी पहली बार माता बने सामान्यतः डिसेंड होता है। ठीक है ना, सामान्यतः जो डिसेंड होता है वो क्या होता है? कहने का मतलब है एक प्राइमरी मदर में सामान्यतः डिसेंड होता है क्या? 1.0 cm प्रति घंटा, 1.2 cm प्रति घंटा, 2 cm प्रति घंटा, cm मीन सेंटीमीटर, डी है 2.2 cm पर घंटा। ठीक है, तो एक प्राइमरी माता में जो डिसेंड होता है वह कितना होता है? तो अपन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1.2 सेंटीमीटर पर जो है आपको घंटा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन है,
लेबर के दौरान लगातार ज़्यादा गर्भाशय संकुचन यूट्रस कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रसव के दौरान लगातार अगर यूट्रस में कंट्रैक्शन हो, गर्भाशय संकुचन हो, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिया कहते हैं, पॉलीसिस्टोल कहते हैं, यूटेराइन इनर्शिया कहते हैं, ओलिगोसिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर जो अपना होता है पॉलीसिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, लेबर के दौरान लगातार कम गर्भाशय संकुचन को क्या कहते हैं? वो ज़्यादा पूछा है, यहाँ पे कम पूछा, तो क्या होगा? कम वाला में हाइपरटोनिया, पॉलीसिस्टोल, ठीक है, यूटेराइन इनर्शिया, ओलिगोसिस्टोल। तो राइट आंसर क्या होगा? ओलिगोसिस्टोल इज द राइट आंसर। कम वाला में ओलिगो और ज़्यादा वाला में, समझ गए, पॉली। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, प्रसव के प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका प्रसव के जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वाइकल अवस्था, एक पल्सवीय अवस्था, प्रोपल्सवीय अवस्था, वेजाइनल अवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रसव के फर्स्ट स्टेज को हम लोग जो है सर्वाइकल अवस्था, सर्वाइकल स्टेज कहते हैं। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाइकल म्यूकस प्लग का एक्सप्लक्शन ब्लड के साथ कहलाता है। यानी सर्वाइकल म्यूकस प्लग का ब्लड के साथ बाहर निकलना, एक्सप्लोजन करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव, डिसेंड, सर्वाइकल या सो। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वह अपना कौन सा होगा? वह डी होगा, सो होगा। सो में होता यह है कि सर्वाइकल म्यूकस जो है, प्लग जो है, वह एक्सप्लोजन करता है ब्लड के साथ में। यानी सर्वाइकल म्यूकोस जो है ब्लड के साथ बाहर में निकला हुआ दिखाई देता है, उसी को सो कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान स्वागत चिन्ह, वेलकम साइन को क्या कहते हैं? गर्भ अवस्था के दौरान वेलकम साइन को क्या कहते हैं? इफेसमेंट कहते हैं, इफेसमेंट कहते हैं, डिसेंट कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं, क्यूकनिंग कहते हैं। तो वेलकम साइन को हम लोग क्या कहते हैं? वेलकम साइन को हम लोग लाइटनिंग साउंड कहते हैं, वेलकम साइन को गर्भावस्था में। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, जीवाणु की संरचना जो श्वसन में काम आती है, वह जीवाणु जो श्वसन में, वह जीवाणु की संरचना जो श्वसन में काम आती है, कौन कौन आती है? तो राइट आंसर कौन होगा? राइबोसोम, पीली, मेजोसोम और फ्लैजेला। तो जीवाणु की संरचना जो श्वसन में काम आती है वह अपन कौन सा होगा? वह होगा अपन ऑप्शन सी, मेजोसोम। ठीक है, मेजोसोम। ओके, 26 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। जीवाणु के संबंध में सही कथन पहचाने, जीवाणु के संबंध में सही कथन पहचाने। ठीक है, श्वसन, कोशिका विभाजन और स्पोरिलेशन जीवाणु में मेजोसोम के कार्य है। ठीक है, जीवाणु में कैप्सूल सतह से चिपकने के योग बनाना है और फेगोसाइटिसिस के विरुद्ध सुरक्षा जो है प्रदान करना है। देख लीजिए, हिटेरोट्रॉप्स वे जीवाणु हैं जो अपना भोजन संश्लेषण करने के अयोग्य होते हैं, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, समझने की क्वेश्चन है, समझिए। हिटेरोट्रॉप्स एक ऐसी जीवाणु है जो अपना भोजन संश्लेषण करने में अयोग्य होता है। ठीक है, नहीं कर पाता है। ओके, जीवाणु में जो कैप्सूल के सतह होते हैं चिपकने के योग बनाना, यह फेगोसाइटिसिस के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जीवाणुओं में जो कैप्सूल का सतह होता है वह चिपकने के योग जो है बनाता है। क्यों? क्योंकि फेगोसाइटिसिस के विरुद्ध सुरक्षा देता है। ठीक है, जीवाणु के बारे में सत्य है कि वह कैप्सूल सतह से चिपकने योग बनाना है और यह फेगोसाइटिसिस के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। श्वसन ऐसी क्रिया है जो कोशिका विभाजन और स्पेरुलेशन जीवाणु में मेजोसोम के कार्य करता है। ठीक है, जीवाणुओं के लिए श्वसन वाला, ओके, आदमी के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोकाई के बारे में सही क्या है? देखिए, ये सब नॉलेज वाला क्वेश्चन है। कोकाई के बारे में सही क्या है? कोकाई स्फेरिकल आकार के जीवाणु हैं। चैन में उपस्थित कोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जाने जाते हैं। अंगूरों के आकार में उपस्थित कोकाई स्टेफिलोकोकाई कहलाता है।
और यहाँ पे है उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर अपना उपरोक्त सभी होगा। कोकाई के बारे में समझ लीजिए, 3 पॉइंट नॉलेज वाला है कि यह स्फेरिकल गोलाकार आकार में होता है और जब चैन के साथ यह उपस्थित होता है एक श्रृंखला में, तो आप लोग नाम सुने होंगे स्ट्रेप्टोकोकी का, तो उसका नाम हो जाता है। अंगूर के गुच्छे आकार में उपस्थित जो कोकाई होते हैं उसे स्टेफाइलोकोकाई कहा जाता है। तो ये सब सही है कोकाई के लिए, ठीक है। 28 है, कॉमा के आकार के जीवाणु को जाना जाता है। जो कॉमा होता है, कॉमा के आकार के जीवाणु को किससे जानते हैं? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, वेब्रियो, बैसिलस। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेब्रियो जो होता है वह अपन कॉमा के आकार का होता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्न में से कौन सा स्टेरिलाइजेशन के प्रति प्रतिरोध करता है? मतलब कीटाणुनाशन के विरोध करता है कौन? ट्यूबरकल बेसिलाई, वायरस, स्पोर और प्रियॉन्स। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रियॉन्स जो होता है यह विरोध करता है स्टेरिलाइजेशन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इंडोस्कोप का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इंडोस्कोप का स्टेरिलाइजेशन करते हैं, किससे करते हैं? ध्यान दीजिएगा, किससे करते हैं ये पूछ रहा है हमसे। ग्लूटाल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से, या फिर ऑटोक्लेव से करते हैं, या हॉट एयर ओवन से करते हैं। तो जो एंडोस्कोप होता है उसका स्टेरिलाइज हम लोग किससे करेंगे? ग्लूटाल्डिहाइड से, ठीक है। तो ये आप लोग को याद हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आज आप सभी के लिए 30 क्वेश्चन करा दिया। आप लोग कमेंट करके बताएं कितना इसमें क्वेश्चन समझ में आया है। देखिए बेसिकली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करता है या किसी का, तो यही रीज़न होता है कि एकदम नए क्वेश्चन जो है उठाया जाता है, नए वर्ड वाला, जिसमें बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं लाता हूँ ताकि चीज़ों को आप समझें, नहीं जानते हैं तो सीखें कि ये क्या होता है। ओके, तो 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा दिया। आप बताएं कितना सही कर पाए हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।